नमस्कार। पायनियर हरियाणा कनेक्ट कॉलम के तहत आज हमारे साथ जुड़े हैं प्रसिद्ध हिंदी कवि और स्टेज ऑर्गेनाइजर दिनेश रघुवंशी जी। मैं आपको बताना चाहूँगी, रघुवंशी जी को भारत में सर्वश्रेष्ठ कवियों में गिना जाता है। साथ में ये भी बताना चाहूँगी, जिन्होंने माँ के ऊपर तकरीबन 1100 से ज़्यादा कविताएं लिखी हैं। सबसे बड़ी बात, जब रघुवंशी जी छोटे थे तो उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। माँ ने उनको संभाला तो उन्हीं के सम्मान के रूप में उन्होंने माँ के विषय पर ही कविताएं लिखी। जब वो कविताओं का पाठ करते हैं तो जो श्रोता है आंसुओं में सिमट जाते हैं। इस वक्त ये महान हस्ती हमारे साथ जुड़ी हैं, तो चलिए उनसे रूबरू होते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार सर। वैसे तो आप किसी परिचय के मोहताज नहीं, तो सर ये आपका जो सफ़र है, कैसे इसकी शुरुआत हुई, हमारे दर्शकों को प्लीज़ बताइए। जी, मैं बहुत छोटा सा मेरा गांव है, ज़िला बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में खैरपुर गांव है मेरा। वहाँ मेरा जन्म हुआ और मैं बात जैसा आपने कहा कि मैं 2 वर्ष का था तो मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। वहीं से मेरी पढ़ाई हुई, बेसिक शिक्षा गांव में ही मिली 5वीं क्लास तक। उसके बाद में 6ठी 7वीं कहीं नहीं पढ़े, हाँ ये भी एक सत्य है। और फिर उसके बाद में 8वीं में मोदीनगर में दाखिला हुआ। वहीं से फिर मैंने इंटर किया, फिर एमकॉम किया। वहीं से पढ़ते पढ़ते डिग्री कॉलेज से बाद में फरीदाबाद आया तो यहाँ से एमबीए किया। ये मेरी शिक्षा रही। जी सर, तो आप कवि हैं, कैसे इस सफ़र की शुरुआत हुई? क्या था कि कवि बनना है? दरअसल कवि कोई तय नहीं कर सकता कि कवि बनना है। ये कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि आप जिसके लिए पूर्व निर्धारणा बना के चल सकते हो। मैं ये मानता हूँ कि ये सब ईश्वरीय देन है और मालिक ने तय किया था, ईश्वर ने तय किया था कि हमें कवि बनना है। हमारे बनने से कुछ नहीं था। तो हमें जो ज़िंदगी में जो संघर्ष मिला, उस संघर्ष के दरमियान जो कुछ भी अच्छे लोग मिले, कड़वे अनुभव हुए, उनको शब्दों में डालना शुरू किया और धीरे धीरे वो अनवरत यात्रा चलते चलते आज इस रूप में आई कि लोग देश के ठीक ठाक कवियों में हमें मान लेते हैं। हमारे लिए ये बड़ी उपलब्धि है। देखो बेटा, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जीवन में माता पिता का होना ज़िंदगी में वैसे सबसे बड़ी, मैं मानता हूँ कि सबसे बड़ी ये ईश्वर की कृपा है। और वो होते हैं तो आपको अपनी रोटी की चिंता नहीं है, रोज़ी की चिंता नहीं है, अपने कैरियर की चिंता नहीं है और सामाजिक परिवेश की कोई चिंता नहीं है। तो वो सारी चीज़ें आपको बाल्यकाल से ही अनुभव होने लगी। पहले रोटी का संघर्ष, पढ़ाई का संघर्ष, तो बहुत छोटी आयु से ही पढ़ाई करते करते पैसा कमाने की प्रवृत्ति जागृत हुई। जागृत क्या हुई, मजबूरी थी, तो उसकी पढ़ाई का खर्चा भी निकालना था, घर का भी खर्चा निकालना था। तो ज़िंदगी इस तरह से शुरू हुई और वो अनुभव मेरी सारी कविताओं में वो सिमट कर आए हैं। जैसा आपने कहा माँ पर कविताएँ, माँ पर तो सर्वाधिक कविताएँ लिखी हैं मैंने और मुझे लगता है अभी भी बहुत कुछ लिखना शेष है। मैं रोज़ाना जब भी कुछ नया थॉट आता है उसे शब्द रूप देना चाहता हूँ और वो तुरंत निकल कर आती हैं कविताएं। हाँ बिल्कुल आती हैं। मैं कितनी बार ऐसा सोचता हूँ कि अपूर्ण हो गई, लेकिन फिर एकदम कुछ ना कुछ निकल कर आ जाता। मैं अभी थोड़े दिन पहले ही बैठा था तो अचानक मेरे जहन में पहला एक मुक्तक आया मेरे कि बहुत छोटा था, अपना गाँव पूरा देश लगता था, बहुत अपना सा वो परिवेश लगता था, बहुत अपना सा वो परिवेश लगता था। मेरी यादों में बसता है अभी तक भी वही बरगद, शजर कहते थे सब जिसको मुझे दरवेश लगता था। मैं उस बरगद मैं नन्हे साथियों से तो कट कर के भी बहुत रोया, मैं उस बरगद की शाखों से लिपट कर के बहुत रोया। मुझे जब भूख रोटी की चली थी शहर को लेकर, मैं अपनी माँ के दामन से लिपट कर के बहुत रोया। ये मेरी शुरुआती कहानियाँ हैं जो मैंने कविता में पिरोई हैं। लेकिन अभी मैं बैठे हुए सोच रहा था तो एक मुक्तक मैंने अभी लिखा पिछले दिनों। भरे घर में वहाँ बिल्कुल अकेली रह गई अम्मा, मेरे सपनों में कल रात सब कुछ कह गई अम्मा। इधर परदेश में 2 बूंद छलकी थी इन आँखों से, वहाँ पर गांव में जैसे नदी बन बह गई अम्मा। तो एक अनवरत यात्रा है, ये चली रही है। एहसास है, कई बार कविता लिखता हूँ माँ की, अंतर्मन में मेरे पिता चलते रहते हैं, तो उनका वो एहसास भी साथ साथ यात्रा करते रहते हैं। जी। सर, जब आपकी पहली कविता छप कर आई थी तो क्या रहा, कैसा? मैं 8वीं क्लास में पढ़ता था, मोदीनगर में रहता था। मोदीनगर में एक समाचार पत्र था साप्ताहिक, उसमें मेरी पहली कविता छपी थी और कविता मुझे आज भी याद है। तब मुझे ये नहीं मालूम था कि ये गीत है, गज़ल है, मुक्तक है, रुबाई है, छंद है, दोहा है, क्या है। कविता की बारीकियों से परिचित ही नहीं थे, ख्याल थे। तो तब मैंने लिखा था कि रोक दो मेरे लिए बजती हुई शहनाइयाँ, आज फिर दर्द जिगर लेने लगा अंगड़ाइयाँ, ये छपी थी।
आज भी याद है मुझे। तब मैं, हाँ जी जी, मूल रूप से आप गजल लेखक हैं। मैं गीतकार हूँ। गीतकार हाँ, हैं। और गज़लें भी कहता हूँ और मुक्तक कहता हूँ। मुक्तक मैंने लगभग अभी तक, अब मैं सच बोलूँ तो शायद आपको एतबार ना आएगा, लेकिन 8-10 हज़ार मुक्तक में लिख चुका हूँ मुक्तक। जी हाँ सर, जी। आप माँ के ऊपर तो लिखते ही हैं, उसके जी। अलावा और समसामयिक विषय पर मुक्तक लिखता हूँ। रोजाना दुनिया में जो घटित होता है, जैसे आजकल किसान आंदोलन चल रहा है तो किसान आंदोलन की उस परिस्थिति पर लिखता हूँ, राजनीतिक विसंगतियों पर लिखता हूँ, राजनीतिक उदासीनता पर लिखता हूँ, राष्ट्र के लिए लिखता हूँ, कोई भी युवाओं के लिए लिखता हूँ। जो भी कुछ देश में दुनिया में घटित होता है, मेरी कलम उस पर चलती चलती है, और दुनिया में घटित होता है हमेशा लिखता हूँ मैं। जी सर, जी। अभी अगर बात करना चाहें बच्चों की शिक्षा के ऊपर, जी। शिक्षा के ऊपर भी आपने क्या कुछ लिखा, और महिलाओं का भी आजकल एक विशेष मुद्दा रहा है। जी। जिस तरीके से उन पर कहा जाए, कुछ भी कोई भी चीज़ उठा ले, दुष्कर्म उठा लीजिए किसी भी तरह का, तो उससे एक जो कवि होता है उसके हाँ, यकीनन मैं, मतलब जो भी कुछ ऐसा होता है उसको हम, आप जब कवि हैं तो आप युग प्रहरी कहे जाते हैं। कविता समय को परिभाषित करती है, कविता उकेरती है, समय का दर्द उकेरती है, खुशी भी उकेरती है। तो जो महिलाओं के साथ में, बच्चियों के साथ में जब अनाचार होते हैं तो हम भी मर्माहित होते हैं, उससे ऐसा नहीं है। जब दामिनी का कांड हुआ था तो मैंने गीत लिखा था, और बहुत चर्चित गीत हुआ था मेरा, कि तन नोच नोच खाने वालों मन भी छत विकसित कर डाला। तो मैंने उस गीत में उसका दर्द लिखते हुए कहा था कि जब से जन्मी में हतभागिन, जीती हूँ बस संताप लिए, अब धीरज टूट चला मेरा, क्यों जीऊं तुम्हारे पाप लिए, कुछ दीपक मात्र जलाने से तम दूर नहीं होने वाला, तन नोच नोच खाने वालों मन भी छत विकसित कर डाला। तो ये भाव चलते रहते हैं, इस तरह से अपनी अभिव्यक्ति को उतारता रहता हूँ। अभी आप क्या लिख रहे हैं जो अभी आप बिल्कुल नया में आजकल गांव से जुड़े हुए संस्मरण लिख रहा हूँ, गीतों में ढाल रहा हूँ। और अभी मैं, जैसे अभी 1 महीना पहले मैं अपने गांव गया तो वहाँ से ऐसा गीत उठा कर ले आया। मैंने गीत लिखा भी चल रहा है उसमें से, लेकिन जितना याद आ जाए, तो मैंने उसमें लिखा था कि बाद बरसों की मैं अपने गांव आया, बाद बरसों की मैं अपने गांव आया, बात की पेड़ों से जी भर फूलों से मिल मुस्कुराया, बाद बरसों की मैं अपने गांव आया। अंतरा देखिए, अच्छा लगेगा आपको भी। जिस जगह सीखा ककहरा बरसों पहले, घूम कर आया पुरानी पाठशाला, याद आए वो सभी गुरजन पुराने, बालपन में भर गए मन में उजाला, भाव श्रद्धा की जगह मन में अचानक, शीश उनको याद कर अपना झुकाया, बाद बरसों की मैं अपने गांव आया। पंक्तियां देखें कि खेत खलिहानों का वर्णन क्या करूं मैं, दूर तक बिखरी है पुरखों की कमाई, खेत खलिहानों का वर्णन क्या करूं मैं, दूर तक बिखरी है पुरखों की कमाई, मैं भी धरती पुत्र के जन्मा हूं कुल में, आज फिर देने लगा खुद को बधाई, आज फिर देने लगा खुद को बधाई। पंक्ति देखना कि आज फिर देने लगा खुद को बधाई, हाथ जोड़े बंद की पलकें अचानक, बूढ़े बरगद ने भी एक पत्ता गिराया, बाद बरसों के मैं अपने गांव आया। इसमें बहुत अंतर है, लेकिन एक समापन पर देखिए क्या है, जिसमें मेरे वर्तमान तक की यात्रा को मैंने बांधा है। कौन हूं मैं, किस लिए मजबूर हूं, किस लिए अपनी जड़ों से दूर हूं मैं, अनगिनत प्रश्नों का उत्तर एक ही है, बस समय के हाथ ही मजबूर हूं मैं, बस समय के हाथ ही मजबूर हूँ मैं, है नमन तुझको हजारों पुण्य भूमि, तेरा ही कण कण मेरे उर में समाया, बाद बरसों के मैं अपने गांव आया, बात की पेड़ों से जी भर फूलों से मिल मुस्कुराया। ये रहते हैं। और राष्ट्र के प्रति बहुत लिखता हूँ, सैनिकों के लिए बहुत जज्बा है दिल में, जब वो अपना सर्वोच्च बलिदान करने के लिए तत्पर रहते हैं। हम कलम के माध्यम से क्यों ना लिखें उनकी कुर्बानियों की दास्तानें, उनको प्रेरित करने की दास्तानें, उनकी महानता की दास्तानें। भले ही राजनीतिक लोगों को बुरा लगता हो, लेकिन कड़वा लिखना ही कवि का कर्तव्य है सच लिखना। हाँ, किसी को बुरा लगे तो लगता रहे, लेकिन कवि को सच लिखना चाहिए। आप भी पत्रकार हैं तो आप भी एक तरह से कलमकार ही हैं। आप चुभते हुए सवाल करिए, व्यवस्था को आईना दिखाना पत्रकारों और कवियों दोनों का काम है। जी धन्यवाद सर, जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। तो हमारे साथ जुड़े थे दिनेश रघुवंशी जी, जिन्होंने कविता का मतलब बड़े ही अच्छे तरीके से बताया और बड़े ही अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को समझाया भी। तो इस कड़ी में इतना ही, ऐसी और भी हस्तियों से हम आपको ऐसे ही रूबरू कराते रहेंगे। तब तक जुड़े रहिए पायनियर हरियाणा के साथ।